friends, today I am going to discuss about the cardiac tissue, and in this video I am going to explain you about how the contractile cardiac tissue work and their mechanism behind their working, which is responsible for the cardiac systole and diastole. Okay, so before moving on that, I want to give you some a brief short information regarding to the heart, and on the basis of their function, the heart can be divided into the three type of the tissue. ठीक है, पेसमेकर सेल्स, कंडक्शन सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स. इस नेम ही से आपको पता चल रहा है इनके फंक्शन क्या होंगे. जो पेसमेकर सेल है वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होता है ना, कार्डियक पोटेंशियल, उसको जनरेट करने का काम करेगा. कंडक्शन सेल्स हमारे क्या काम करते हैं, जो कि हमारे जो यहाँ से ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड, ए बी नोड एंड बंडल ऑफ हिस एंड देयर स्प्रेडिंग ब्रांचेस, दैट इज पुरकिंजी फाइबर. ठीक है, ये हमारे कंडक्शन सिस्टम का पार्ट होते हैं. जो हमारे यहाँ ऐसे नोड से जो हमारा कार्डियक इम्पल्स जनरेट हुआ है, वहाँ से इसको पूरे हार्ट में जो सर्कुलेशन जो परफॉर्म करते हैं वो हमारे कंडक्शन सेल्स का काम करते हैं. और जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, जैसे आर्टियल सेल्स, ठीक है, ये वेंट्रिकल सेल्स, ये एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन इनका होता है. ठीक है, तो जो सिस्टोल एंड डायस्टोल जो हमारा होता है वो इनके थ्रू होता है. ओके, सो पेसमेकर सेल्स का एग्जाम्पल बिग दैट इज एसी नोड, एंड फॉर द कंडक्शन सेल्स वी हैव AV node, bundle of His and Purkinje fibers, and contractile cells, that is arterial cells and ventricle cells. देखिए, ये जो पेस मेकर जो होता है ना, ये पेस मेकर एक्चुअली कैन बी अ SC node and that is AV node, bundle of His and Purkinje fiber. SC node भी हो सकता है एंड Purkinje fibers और ये AV node वगैरह ये सब भी हो सकते हैं. बस अंतर क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी पेस मेकर होता है वो हमारा SC node कहलाता है. ठीक है, वो ऐसे नोड के थ्रू होता है. अगर हमारा इसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो गई या फिर हमारा ये नॉन फंक्शनल हो गया, तो ये हमारे जो कंडक्शन सेल्स के जो वो सेल्स होते हैं, ये हमारे पेसमेकर का काम करने लगते हैं. और इनकी जो सुपीरियॉरिटी ऑर्डर है ना, कि कौन पहले बनेगा, वो है हमारे AV नोड, उसके बाद हमारा बंडल ऑफ हिस, और अगर बंडल ऑफ हिस भी हमारा ख़राब हो गया तो हमारा अल्टीमेटली पुरकिंजे फाइबर, और अगर अल्टीमेटली पुरकिंजे फाइबर अगर हमारा ख़राब हो गया तो जो हार्ट है वो बीट करना स्टॉप कर देगा, और उस स्टेज को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, सो प्रायोरिटी मैंने लिख दी. सबसे पहले SC नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर. तो इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं जो हमारे जो कंडक्शन कैटेगरी के जो सेल्स हैं, है ना, ये हमारे पेस मेकर का भी काम कर सकते हैं. ठीक है, सो आप इस बात को ध्यान रखिएगा. और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट में जो डिफरेंट तरह की जो हमारे कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, कार्डियक सेल्स होते हैं, वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड डिस्क के थ्रू. ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये सब हमारे इंटरकनेक्टेड डिस्क है. तो यहाँ से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो हमारा जनरेट होगा, ठीक है, कार्डियक इम्पल्स, वो पूरे उसमें जो है सर्कुलेट होगा. फिर आर्टिया से हमारा सीधे ये सभी जो इम्पल्सेस हैं ये हमारे कन्वर्ज होंगे AV नोड में, और AV नोड से फिर हमारा पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम में आके डिस्ट्रीब्यूट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड डिस्क. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ दीज आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकल टिश्यूज़, ठीक है, ये जो है ये कैसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इसका रीज़न क्या है. ठीक है, सो वी आर गोइंग ऑन ये अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है वो कैसे वर्क करता है. ठीक है, उसके मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू वो जो सिस्टोल एंड डायस्टोल को वो परफॉर्म करता है. तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होंगे उनके जो उसके अंदर जो पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन के लिए, उसको अगर हम समझ लेते हैं तो हम जो है उसके फिजिकली इसको समझना काफ़ी आसान बन जाता है. तो पहले हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं उससे ग्राफ के थ्रू. ठीक है, तो ये मैंने एक एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ कर रखा है, एक्शन पोटेंशियल वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर सेल्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स के लिए. ठीक है, तो हम उसको जब हम ग्राफ को देखते तो हमें कुछ इस तरह का कुछ नज़र आता है. यहाँ एक्सिस पे हमारा मिली वोल्ट जो कि पोटेंशियल एक्सिस एंड टाइम एक्सिस, ये हमारा 90 मिली वोल्ट से हमारा स्टार्ट हो रहा है और हमारा 20 पे जा रहा है. ठीक है, तो हम जब देखते हैं कि ये टाइम के साथ एब्रप्टली, ठीक है, सडनली जो है ये -90 मिली वोल्ट से, है ना, 20 मिली वोल्ट में पहुंच जाता है विद इन वेरी लेस टाइम, है ना, कम टाइम के अंतर्गत में ये पूरा यहाँ पहुंच जाता है. उसके बाद पार्ट बी जो है वो हमारा शुरू होता है, और ये जो पार्ट बी जो है हमारा क्या करता है, जो पॉजिटिविटी जो सेल्स में डेवलप हुई है, निगेटिव से पॉजिटिव में जो सेल आया है उसके जो पॉजिटिविटी डेवलप हुई है उसको थोड़ा कम कर देता है. ठीक है, उसके बाद
पार्ट 3 में जब हम आते हैं, जो कि रेड कलर से मैं डिनोट कर रखा हूँ, तो इसमें आप देखते हैं कि टाइम के साथ जो है सेल के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। पोटेंशियल भाई कब चेंज होता है? जब चार्ज का मूवमेंट हो। चार्ज का मूवमेंट कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो इसलिए वो है पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। उसके बाद जो है फाइनल एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो है हमारा इस ग्राफ का, वो आता है पार्ट डी, जो कि हमारा सडनली जो है ये रीपोलराइज स्टेट में पहुंचा देता है, जो कि हमारा पॉजिटिविटी जो डेवलप होती है सेल के अंदर, उसको सीधे उसके इनिशियल पॉइंट जो कि आरएमपी कहलाता है, वहाँ पे उसको पहुँचा देता है। सो अब हम इस ग्राफ को आप समझ लिए, ठीक है, कि सबसे पहले सडनली डेवलपमेंट ऑफ चार्ज है ना, निगेटिव से पॉजिटिव, फिर हल्का सा पॉजिटिव कम हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर अचानक से कम हो गया, ठीक है, फिर फाइनली मतलब कम हो गया। सो अब हम इसको कार्डिक सेल्स पे हम इसको इस ग्राफ को इम्पोज करते हैं, ठीक है, मतलब समझाते हैं। देखिए हमें पता है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, इनका काम है कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए इनको कुछ थ्रेशहोल्ड चाहिए होगा ना, कोई इनिशिएटर तो उनको चाहिए कि मतलब हाँ कॉन्ट्रैक्शन को बिगिन कर सकें। तो ये जो इनिशिएटर जो थ्रेशहोल्ड ये अचीव करते हैं, ये कहाँ से अचीव करते हैं? हमारे ऐसे नोड से, ठीक है। जो ऐसे नोड हमारा होता है, एज आई टोल्ड अर्लियर in the previous video, that SC node act as a pacemaker of the cell, ठीक है। it has a intrinsic property to develop its own potential, and the developed potential gets circulated in its around its adjacent cardiac cells with the help of intercalated disc, ठीक है। तो इस पिक्चर में ऐसे नोड को मैं किसी एक एडिसेंट सेल जो कि हमारे कॉन्टैक्टाइल सेल होगी उसमें मैं इसको कनेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने जैसे ही अपने ऐसे नोड ने अपना पोटेंशियल डेवलप किया होगा, ठीक है, तो ये एडिसेंट सेल में आया इंटरकैटेड इसके माध्यम से, तो इसने यहाँ पे इसको थ्रेशोल्ड पहुँचा दिया V0, ठीक है। तो जैसे ही हमारा V0 इसने अचीव किया सेल ने, इस सेल ने, है ना, ये सेल है, ये सेल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं जो डायग्राम ड्रॉ करूँगा इस सेल में, देखिए सेल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में क्या होना है? एक डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना है और रिलैक्सेशन होना है। जब सेल के अंदर जब पॉजिटिव डेवलप होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन, और जब निगेटिव तो रिलैक्सेशन, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेट को ही हम डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं और रिलैक्सेशन को ही हम रीपोलराइज स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो मैं जो डायग्राम ड्रॉ करूँगा उसमें मैं सेल का जो डायमेंशन है उसको भी मैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हिसाब से मैं चेंज करता रहूँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। सो जैसे यहाँ पे इसने पॉजिटिविटी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे यहाँ पे इसने अचीव किया, ठीक है, तो तुरंत जो है देखा आपने कि निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पहले ये आरएमपी स्टेट में था तो इसमें निगेटिव था, ठीक है, -90 मिलीवोल्ट है, यानी कि निगेटिविटी सेल के अंदर है। अब जैसे इसने थ्रेशोल्ड अचीव किया तो वैसे ही जो पॉजिटिविटी इसके अंदर डेवलप हुई, ये क्यों डेवलप हुई? क्योंकि हमारे पोटेशियम इन्फ्लक्स गेट जो थे, ठीक है, पोटेशियम इन्फ्लक्स गेट ये सेल में एक्टिव हो गए, और जैसे ये एक्टिव हुए वैसे इन्होंने पोटेशियम की एंट्री कराना शुरू कर दी। बाहर से अंदर जो है इन्होंने पोटेशियम का माइग्रेशन या फिर इन्फ्लक्स बोले वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैसे इसमें सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, है ना, इसमें जो निगेटिव चार्ज है ये अल्टीमेटली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव स्टेट जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट होती है और डीपोलराइज, और तो जैसे ये हमारा जो होगा ये सेल जो है ये डीपोलराइज्ड में जाएगा, डीपोलराइजेशन में। तो इससे क्या होगा कि जो सेल में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, तो सेल की साइज जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। तो जो सडनली जो हमारा निगेटिव से पॉजिटिव में आने का काम जो किसने किया? पोटेशियम इन्फ्लक्स गेट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पोटेशियम इन्फ्लक्स गेट एक्टिव, ओके। फिर यानी कि हमारा जो पार्ट ये है ना, तो ये जो हमारा जो पार्ट हुआ है ना, पार्ट ए हमारा जो है वो ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा पार्ट ए हमारा ग्राफ का कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो इसमें जो है हमने देखा कि हल्का सा इसमें जो पॉजिटिविटी थी वो समय के साथ थोड़ा कम हुई, ठीक है। तो इसके लिए क्या ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स गेट जो है वो हमारे ओपन हो जा रहे हैं, एंड जो सोडियम यहाँ पे सोडियम इन्फ्लक्स गेट था वो सोडियम इन्फ्लक्स गेट ये क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए ये जो निगेटिव कम हुआ होगा, निगेटिव जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि
दो तरीके से हो सकता है कि तुम्हारा निगेटिव चार्ज इनसाइड आए सेल के या फिर पॉजिटिव सेल निकले। तो देखिए निगेटिव तो इसमें इंसर्ट करेगा नहीं, ठीक है, तो ये यानी कि पॉजिटिव सेल का इफ्लक्स होगा। तो जितना हमारा पॉजिटिविटी इस सिस्टम के कारण जो हमारा डेवलप हो रही थी वो यहाँ पे बंद हो जाएगी, तभी लिखा है सोडियम इन्फ्लक्स गेट हमारा क्लोज और पोटेशियम इफ्लक्स गेट। इसी सेल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पोटेशियम इफ्लक्स चैनल्स जो हैं वो हमारे एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो जैसे हम पोटेशियम इफ्लक्स गेट हमारे एक्टिव होंगे तो ये पोटेशियम को बाहर निकालना शुरू कर देंगे, है ना। पोटेशियम इफ्लक्स गेट को करना शुरू कर देंगे, पोटेशियम को बाहर निकालना शुरू कर देंगे। तो इसमें जो जो हल्की सी जो है थोड़ी सी, है ना, पॉजिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिविटी इसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है ना। ये वाला सिस्टम तुम्हारा बंद हो गया, इन्फ्लक्स हमारा बंद हो गया, है ना, जितना पॉजिटिव था वो बंद हो गया। अब बाहर निकलना शुरू कर दिया पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव हमारा थोड़ा सा बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हल्का सा देखो पॉजिटिविटी इसमें कम हुई तो सेल जो है वो हमारी रिगेन करेगी अपने साइज़ को हल्का सा, तो इसीलिए हमारा हल्का सा रीपोलराइजेशन होगा सेल में। आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें ये जो सेल है ये थोड़ी इससे बड़ी है साइज़ में, ठीक है, क्योंकि इसमें हल्का सा रीपोलराइजेशन हुआ, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट बी हमारा हो गया, है ना, हैपनिंग। अब देखिए अब हम पार्ट सी की तरफ आते हैं। तो पार्ट सी में क्या होगा, जो हमारी जो सेल है आप देख रहे हैं कि इसमें जो टाइम के साथ इसमें जिसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो सेल के अंदर जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। तो इसका कारण इस तरह की जो स्टेट होती है इसको हम प्लेटो एरिया, प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेल की जो रीजन है जिसमें जो सेल के अंदर का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, वो जो है वो प्लेटो कहलाता है। और ये प्लेटो किस लिए होगा, दो तरीके से हो सकता है कि तो हमारा सिस्टम यहीं पे क्लोज हो जाए, ओके, और अदरवाइज जितना हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना, जितना पॉजिटिव आ रहा है उतना ही बाहर निकले, या फिर जितना निगेटिव आ रहा है ना, उतना ही पॉजिटिव है, ठीक है, पॉसिबिलिटी कहीं बन सकती है ना। तो मगर यहाँ पे जो क्या होता है करंटली इस सिस्टम में क्या होता है कि हमारा पार्ट 3 में इस स्टेज में हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स गेट जो हमारे होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम इफ्लक्स गेट तो हमारे यहाँ पे ओपन हो गए थे पार्ट बी में। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स गेट ये हमारे ओपन हो गए, ठीक है। तो जब हमारे ये ओपन होंगे तो क्या करेंगे कि कैल्शियम की एंट्री कराना शुरू कर देंगे सेल के अंदर, है ना, कैल्शियम की एंट्री करना शुरू कर देंगे। और इसमें पोटेशियम इफ्लक्स गेट जो थे वो पहले से एक्टिव थे, ठीक है, पोटेशियम इफ्लक्स गेट जो थे वो पहले से अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो अपना पोटेशियम बाहर आ रहा है, ठीक है, पोटेशियम बाहर डिस्चार्ज हो रहा है और कैल्शियम इनसाइड आ रहा है ना। पोटेशियम जो है पोटेशियम बाहर इजेक्ट हो रहा है और कैल्शियम इनसाइड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव बाहर जा रहा है और निगेटिव और पॉजिटिव अंदर भी आ रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, नो नेट गेन ऑफ चार्ज बाय दिस सेल। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे प्लेटो, ठीक है। तो सेल जो है वो हमारे प्लेटो में चली गई, प्लेटो में चली गई। तो इसमें क्या होगा कि जो सेल का जो साइज़ है वो चेंज नहीं होगा, सेल जो है इसी जो प्रीवियस स्टेज में थी अपनी इसी स्टेज में रही, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट एंड फाइनल पार्ट जो हमारा डी है उसमें क्या होगा कि जो सेल थी, है ना, जो सेल का हमारा कांस्टेंट साइज था उसमें क्या होगा कि पोटेशियम इफ्लक्स गेट जो है प्रोमिनेंटली, ठीक है, प्रोमिनेंटली हमारे पोटेशियम इफ्लक्स गेट जो है ये हमारे ओपन हो जाएंगे और जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम इन्फ्लक्स क्लोज एंड पोटेशियम इफ्लक्स चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें लार्ज नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है, जाने लगेंगे बाहर की तरफ इस तरह। तो इससे क्या होगा कि जो सेल के अंदर जो पॉजिटिविटी थी वो और कम हो गई और कम हो रही, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम होते 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 जो है ना वापस जो है ये फाइनली कहाँ पे आ जा रहा है सर, हमारे ओरिजिनल शेड जो कि हमारा
-90 मिलीवोल्ट की स्टेज में था, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे 4 स्टेजेस में जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहले ये रिलैक्स मतलब आरएमपी में था, जैसे इसने थ्रेशोल्ड अचीव किया वैसे पोटेशियम के एंट्री कारण पॉजिटिविटी के कारण ये सेल कॉन्टैक्ट हुई। जैसे कॉन्टैक्ट हुई उसके बाद जो है हल्का सा पार्ट बी में आया, तो वहाँ पे इफ्लक्स हुआ पोटेशियम का, है ना। पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ तो पॉजिटिविटी सेल के अंदर कम होने लगी, तो हल्का सा ये रीपोलाइज हुआ, है ना, हल्का सा ये रीपोलाइज हुआ। फिर उसके बाद जो है हमारे साइमल्टेनियसली पॉजिटिव अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स गेट के एक्टिवेशन के कारण, जो कि हमारा प्लेटो एरिया कहलाता है। तो प्लेटो के कारण सेल में नो चेंज इन साइज। उसके बाद जो है ये जो प्लेटो में जो सेल था, इसमें जब पार्ट ये डी में आया उसके बाद जो है इसने पोटेशियम इफ्लक्स गेट जो हमारे एक्टिव हो गए, और जैसे पोटेशियम इफ्लक्स गेट हमारे एक्टिव हुए तो पॉजिटिविटी का जो पॉजिटिविटी थी सेल के अंदर वो कम होने लगी बहुत जल्दी, ठीक है। जैसे कम हुई तो वैसे सेल ने अपने साइज़ को वापस रीगेन कर लिया। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है थ्रू आउट लाइफ जो है प्रोसेस चलता रहेगा इस तरह। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अदर आर्टरी सेल्स और वेंट्रिकल सेल्स। ये सेम हैपनिंग जो है हमारी वेंट्रिकल सेल्स में भी होगी। जब हमारे मान लीजिए हमारा एक आर्टरी सेल है, ठीक है, तो एक आर्टरी सेल में इस तरह की हैपनिंग हुई तो इसके कारण जो हमारे पॉजिटिविटी डेवलप हो रही थी, ठीक है, तो हल्का सा जो ये भी किसी अन्य मतलब आर्टरी सेल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो जो इसकी जो पॉजिटिविटी जब आई तो ये भी यहाँ पे मतलब एंटर किया होगा एडसेंट आर्टरी सेल में, तो वहाँ पे इसने थ्रेशोल्ड अचीव किया, तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलने लगा। फिर जब ये जब कर रहा होगा तो इस तरह ये भी, तो इस तरह थ्रू आउट जो है प्रोसेस जो है हमारा चलता रहता है पूरे कार्डियक सेल्स में। तो गाइज आपको अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।